हेलो दोस्तों, आप लोगों को ये लगता होगा कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो कितना ही जल्दी आप अचीव कर लें तो वाकई आप क्या अचीवर कहलाएंगे कि आप बहुत आगे जा चुके हैं। उसी में से हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़ रहे हैं जिनका नाम मनोज यादव जी है। आप समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब आप हरियाणा प्रभारी भी हैं। आप पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष यूथ ब्रिगेड के रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद भैया। आज दोस्तों एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, स्पेशली समाजवादी पार्टी जो कि ये सेकंड टर्म है यूपी में, जो कि विपक्ष में बैठी हुई है। तो मैं सर सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप अपने बारे में, अपने कैरियर के बारे में, कहाँ से आपने स्टार्ट की अपनी जर्नी, कुछ हमारे साथ शेयर करें। बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। दरअसल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र रहा। हमारा ग्रेजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। उसके बाद मैं केंद्रीय विद्यालय में प्राध्यापक रहा, एपीएस जयपुर में पढ़ाया। इसके बाद समाजवादी पार्टी में एक यूथ विंग है लोहिया वाहिनी, जिसे दिल्ली प्रदेश का मैं महासचिव रहा। उसके बाद यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष रहा। अभी यूथ ब्रिगेड का ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, हरियाणा का प्रभारी भी हूँ। और इन सभी पीरियड में मैं विभिन्न जिलों का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का प्रभारी भी रहा, जिसमें से हाथरस, महोबा, जनपद मऊ। उसके बाद निकाय चुनाव में मुरादाबाद रहे। अभी यूथ ब्रिगेड की टीम कुंदर की एक विधानसभा है जनपद मुरादाबाद की, वहाँ लगी हुई है, हमारे साथी लगे हुए हैं। और 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जब चल रही थी तो हम लोग जनपद बरेली में एक आंवला लोकसभा है, हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगाया और हमारी टीम ने, हमारे साथियों ने मेहनत करा और आंवला लोकसभा हम लोग जीत करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का काम किया। बेशक सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे फिर उसी को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहता हूं कि आपका ये सेकंड टर्म है विपक्ष में बैठने का यूपी में खास करके, तो क्या वजह रही कि आप विपक्ष में बैठे हुए? देश का जो व्यवस्था है, जो देश का अर्जित लोकतंत्र है, इस अर्जित लोकतंत्र में जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया में भारत का जो चुनाव आयोग है और जो चुनाव आयोग इस देश ने अर्जित किया और जो वर्तमान चुनाव आयोग है, इसकी कार्यशैली और तौर तरीकों में बहुत बड़ा व्यापक अंतर है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या एनडीए कह लीजिए, चुनाव आयोग से शिकायत करता है कि झारखंड का डीजीपी चेंज होना चाहिए। चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता है और झारखंड का डीजीपी बदल दिया जाता है। लेकिन वही इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, महाविकास आघाड़ी जो महाराष्ट्र में काम कर रहा है, उसने उसी चुनाव आयोग से कहा कि महाराष्ट्र का डीजीपी चेंज करिए, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं चेंज करेंगे। ये इस देश की अर्जित लोकतंत्र, इस देश की अर्जित व्यवस्था का किस तरीके से कुठाराघात है। आपने जो प्रश्न किया है कि समाजवादी पार्टी, और आप इस व्यवस्था को समझिए और इस व्यवस्था में बैठे लोगों को समझिए, उनके तौर तरीकों को समझना पड़ेगा। 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है विधानसभा का, उस विधानसभा चुनाव में लोक नहीं है, तंत्र से जीता हुआ चुनाव है। और यही कारण है कि चाहे 69,000 वैकेंसी की बात कर लें, चाहे महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों की बात कर लें, दलितों के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों की बात कर लें, चाहे पुलिस कस्टडी में दिन पर दिन हो रही हत्याओं की बात कर लें, बढ़ रही हैं। लेकिन सरकार में जो लोग जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है, कार्रवाई शून्यता है। और यही कारण है कि समाजवादी लोग, समाजवादी पार्टी के लोग आज भी धरातल पे लड़ रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, हम प्रतिपक्ष के लोग हैं। प्रतिपक्ष का काम होता है कि सरकार की जो खामियां हैं, जो उनकी स्कीमें गलत हैं, जो जन विरोधी हैं, उसका विरोध करें। विरोध करने पे समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एफआईआर, मेरे खुद के खिलाफ एफआईआर हो। हमारी गलती सिर्फ ये है, और मैं उसको गलती नहीं मानता हूं। प्रतिपक्ष के दल से मैं माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, प्रथम और प्राथमिक जिम्मेदारी,
कि एक भी व्यक्ति के साथ हमारी इस व्यवस्था की वजह से अन्याय हो रहा है तो हम वहां के अधिकारियों से ये बात कहें कि अन्याय ना होने दें। और यही काम हमने किया था, हमारे खिलाफ FIR हुआ है, पूरे प्रदेश में हो रहा है। हमारे यूथ ब्रिगेड के उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ बने थे, उनके खिलाफ दर्जनों FIR हुए। और ऐसे लाखों हजारों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के। तो मैं, आप जब कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रह गई, तो मैं कह रहा हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के दिल को जीता है, उनके भरोसे को जीता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने तंत्र के दम पे जो लोकमत है उसको कुचलने का काम किया है। तो जब यही भारतीय जनता पार्टी है सर, कहीं जब विपक्ष में होती है, एग्जाम्पल के तौर पे साउथ में चले जाएं, कई स्टेट में उनकी सरकारें नहीं हैं, तो वो लोग कहते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को इंडिया अलायंस गलत ठहराता है, EVM को दोष देता है और सारी चीज़ों को, लेकिन जहां जीतते हैं वहां क्या हो जाता है? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ये बात गलत है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, और ये सदन के पटल पे कही गई बातें हैं और ये रिकॉर्डेड है, आप चाहे तो क्रॉस कर चल लें, समाजवादी लोग झूठ नहीं बोलते। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि आप मुझे 80 की 80 सीटें जितवा दीजिए तो भी मैं उसी EVM से जीत के EVM को हटाने का काम करूंगा। आप हमें बताइए कि भारत के लोकतंत्र की जो बुनियाद है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग से कहा समाजवादी पार्टी ने कि हमारे वोटरों का नाम चिन्हित करके काटेगा। आप हमें बताइए, और चुनाव आयोग आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कार्रवाई किया? समाजवादी पार्टी ने अपने वोटरों के कटे हुए नामों की सूची दी, उसमें कितने नाम जोड़े गए? 1। और वो कौन कौन अधिकारी थे, क्या कार्रवाई हुई? चुनाव आयोग आज तक नहीं इस पर जवाब दिया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये देश का जो अर्जित लोकतंत्र है, इस अर्जित लोकतंत्र को व्यक्ति तंत्र में किस तरीके से बनाया गया, और धीरे धीरे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे वो ED हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे पुलिस हो, इसका दुरुपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया गया, ये इसका जीता जूता प्रमाण है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश की जो अर्जित लोकतंत्र था और हमारे पूर्वजों ने जिसके लिए लड़ा, और जो आज की व्यवस्था है उसमें व्यापक अंतर है। और ये सत्तारूढ़ के द्वारा लगातार अभी किया जा रहा है। अभी सरकार रुकने की और सत्तारूढ़ लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे। जिस तरह से पूरा माहौल बनाया गया, एक तैयार की गई मशीनरी, उसे सोशल इंजीनियरिंग कह लीजिए, तो अगर आपके अगेंस्ट गई या आपके हाथ से सस्ता गया, तो उसके पीछे क्या फैक्टर्स बेसिक हैं कि जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि हाँ, समाजवादी विपक्ष में बैठ गई? फैक्टर कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जमीन पे गए, लोगों को समझाए, लोगों ने वोट किया। आप देख लीजिए, अभी हरियाणा का चुनाव आया, कई प्रत्याशियों ने कहा कि जो EVM पूरे दिन प्रयोग में रही, समझ पा रहे हैं, जिस मशीन का पूरे दिन वोटिंग हुआ उसके बाद वो स्ट्रांग रूम में रखी रही, और जिस दिन गिनती के दिन वो मशीन निकालेगी तो 99% चार्ज कैसी थी? क्या आप बताइए मुझे। एक भारत, इस देश का नागरिक होने के नाते, इस अर्जित लोकतंत्र का हिस्सा होने के नाते हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब इस तरीके की कार्यशैली चुनाव आयोग करता है और उसके बाद जब उससे प्रश्न पूछा जाता है तो उनका जो जवाब आता है उससे हम हतप्रभ ना हो? इस तरीके की कार्यशैली पे प्रश्न क्यों ना उठाएं? जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लोकतंत्र का जो बुनियाद है वो लोकलाज से चलता है, और जब उसी लोकतंत्र के लिए समाजवादी लोग सड़कों पे आते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस को सामने रख करके पिटवाया जाता है। सैकड़ों, लाखों, हजारों कार्यकर्ताओं पे समाजवादी पार्टी के FIR किए जाते हैं, जेल में डाले जाते हैं। तो आप बताइए कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विपक्ष सड़क पे भी है, सदन में भी है, और एक सकारात्मक विपक्ष, और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए। और ये हमारा संघर्ष 2024 के चुनाव के परिणाम का सकारात्मक स्वरूप आपके सामने है कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बनी। इस बात को आप नहीं नकार सकते, ये परिणाम कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चुनाव अगर मुख्यमंत्री जी मैनेज नहीं करते, वो प्रबंधन अपना नहीं लगाते, बनारस में तो हार रहे थे। ये तो प्रामाणिक बात है ना, इसमें तो कुछ नहीं। फिर भी चुनाव आयोग कहता है कि 99% बैटरी चार्ज थी, ये बात हम नहीं मानेंगे। और जब वहां मशीनें खुलती हैं पूरे दिन वोटिंग के बाद,
हफ्तों दिन स्ट्रांग रूम में रखने के बाद 99% बैटरी कैसे चालू? इसका मतलब है कि चुनाव आयोग बायस्ड है, चुनावी व्यवस्था बायस्ड है, और वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ काम करता है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ करता है, इंडिया अलायंस के खिलाफ काम करता है। वो काम करता है तो सिर्फ सत्तारूढ़ के लिए। और जब सत्तारूढ़ के लोग शिकायत करते हैं तो झारखंड में डीजीपी बदल देता है, और जब विपक्ष के लोग महाराष्ट्र में करते हैं तो कहते हैं कि नहीं बदले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस देश के अर्जित लोकतंत्र पे व्यक्ति तंत्र हावी हो गया है। मैं आपसे वही चाहता हूं, इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन की सोशल इंजीनियरिंग की, उसी का एक नया स्वरूप आपके पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लाया गया, पीडीए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है पीडीए का, और ये कहां तक आपको कामयाब किया? पीडीए जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फॉर्मूला लाया, ये भारतीय राजनीति, और मेरी समझ ये कहती है कि भारतीय राजनीति में जो भारतीय राजनीति की सबसे समृद्ध विचारधारा है समाजवादी विचारधारा, उस समाजवादी विचारधारा के युवा और राष्ट्र के नायक जननायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने जो पीडीए लाया, इस देश की दलित, शोषित, वंचित जो जनता है, जो बहुसंख्यक है, जिनकी संख्या 50 से 95% है, उन सबको एक विचार के नीचे लेके आए, एक छतरी के नीचे ले आए। उस छतरी का नाम है पीडीए। पीडीए में पिछड़ा आता है, पिछड़े वर्ग में आने वाली सभी जातियां हैं। डी का मतलब दलित, दलित में अनुसूचित जनजाति और जनजातियां, सभी जातियां जो आती हैं वो आती हैं। ए का मतलब आधी आबादी, मतलब अगड़ों के भी जो दलित और शोषित महिलाएं हैं, पिछड़ों को भी हैं, जो दलितों के भी हैं, जो अल्पसंख्यकों के भी हैं, पूरी आधी आबादी महिलाएं आती हैं। और ए का मतलब आदिवासी भी होता है, ए का मतलब अल्पसंख्यक की होता है, और ए का मतलब आधी आबादी भी होता है। इसलिए कह रहा हूं, और ए का मतलब गरीब अगड़ा भी होता है। और ये सब को एक जगह जब करेंगे तो देश के 95% से अधिक आबादी हो जाती है। और जब देश की 95% आबादी एक साथ होती है, जब प्रदेश की 95% आबादी एक होती है, तो समाजवादी पार्टी जैसा दल जो सिर्फ 63 सीटों पर चुनाव लड़ता है, जिसमें 37 सीटों पर चुनाव जीत करके आता है और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनता है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच और दूरदर्शिता का एकदम जीवंत प्रमाण है, और समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनाने। आपका मैं ये जानना चाहता हूँ, पीडीए का जो एक्सपेरिमेंट हुआ, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कह लीजिए फैजाबाद का आता है, अयोध्या का आता है, वहां से आपकी पार्टी जीतती है, और वो पूरे या इवन कह लीजिए इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर करता है। तो वहां क्या फार्मूला था कि ऐसे हॉट सीट पर आपने विजयी? देखिए, वो सामान्य सीट थी, वहां से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय अवधेश पासी जी को, और वो पासी समाज के बेटे हैं, ध्यान रखिएगा, वो दलित पिछड़े समाज से आने वाले के बेटे हैं। अब अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या में मंदिर बना, मंदिर में और जो सड़कें बनी, उसमें किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, जमीनों की किस तरीके से खरीद फरोख्त हुई, नेताओं और अधिकारियों के रिश्तेदारों ने किस तरीके से वहां लूट मचाई, उस लूट, उस भ्रष्टाचार और उस दुशासन के खिलाफ जो गुस्सा था अयोध्या के लोगों का, वो समाजवादी पार्टी की जीत के रूप में आता है। एक दूसरा, जो आप पिछला प्रश्न जो आपका पीडीए से रिलेटेड था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के जो 95% आबादी, जिसमें दलित भी हैं, जिसमें पिछड़े भी हैं, जिसमें अल्पसंख्यक भी हैं, जिसमें गरीब अगड़े भी हैं, सभी समाज आता है, उन सभी समाज के लोगों को एक जगह किया, उनकी समस्याओं को एड्रेस किया, और उन लोगों का भरोसा है समाजवादी पार्टी में, उन लोगों का भरोसा है माननीय अखिलेश यादव जी में। इसलिए उन लोगों ने एक तरफ होकर के एक पासी के बेटे को अयोध्या जैसी ऐतिहासिक जगह से सांसद बना करके भेजा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पचती है, नहीं हजम होती है, लेकिन ये लोकतंत्र है, मानना पड़ेगा। लोगों ने आशीर्वाद दिया है आदरणीय अवधेश पासी जी को, वहां के सांसद हैं और सांसद बने रहेंगे। अभी आप महाराष्ट्र से आए हैं, कुछ दिन पहले गए। महाराष्ट्र में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी का जो अलायंस था, उसमें समाजवादी एक तरह से कह लीजिए, अगर शब्द का किया जाए, कि स्ट्रगल किया कुछ हद तक उस अलायंस का पार्ट बनने के लिए। तो आप समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में कहाँ देखते हैं, या आपके महाविकास अघाड़ी से किस तरह के रिश्ते हैं? देखिए, जब कोई अलायंस होता है किसी भी दल के साथ, तो एक सीटों को लेकर के आपसी प्रतिस्पर्धा होती है कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ें, और सामने वाले चाहते हैं वो ज्यादा सीटों पर लड़ें। समाजवादी पार्टी के 2 माननीय विधायक वहां पहले से थे, उससे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लड़ रही है,
वहां के जनता का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम करके आए हैं, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, बारिश होती रही, लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए खड़े रहे। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता उस तरीके का एक कार्यक्रम करके दिखा रहे। मैं सबसे बड़े नेता की बात कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी लोग वहां लड़ रहे हैं, समाजवादी लोग वहां जीतेंगे और वहां की जनता का आशीर्वाद आदरणीय अबू भाई आजमी और उनकी टीम को मिल रहा है। तो आप उस महाविकास अघाड़ी में जिस तरह के आपकी अलायंस है, आपको 2 ही सीटें मिली हैं, आप लोगों की डिमांड 4 सीटों की थी जहां तक मुझे जानकारी मिली है, तो उस पर आप क्या कहना चाहें? ठीक है, जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने फैसला लिया, समाजवादी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता उनके साथ है। उस फैसले का सम्मान करेंगे हम लोग। बहुत अनुशासित लोग हैं और जो पार्टी का न्यूनतम अनुशासन है वो पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मानता है, वो मानेगा, अपने नेता के साथ है, अपने विचारधारा के साथ है, अपने देश के साथ है। अभी आप महाराष्ट्र में आए, ये तो आपके पार्टी के रिलेवेंट बातें हो गई। बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या होता है और कोई एक गैंग उसको अपने नाम लेता है, उस पर आप महाराष्ट्र के सुशासन पर, वहां की बात पर क्या कहना चाहते? देखिए, 2 प्रश्न है यहाँ किसने मारा, कौन मारा गया, इससे बड़ा प्रश्न है कि वहां की रूलिंग पार्टी के दूसरे टॉप के या तीसरे नेता की हत्या हुई और जिस पार्टी के नेता की हत्या है उस पार्टी के प्रमुख नेता उस वहां के प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम है। एक महत्वपूर्ण बात। दूसरा, जिस व्यक्ति पे आरोप लगा या जिसने जिम्मेदारी ली, वो किसी की बात हो सकती है, वो व्यक्ति जेल में है। तो आप एक बात बताइए कि ये गुजरात का सुशासन का मॉडल है, जिस मॉडल को पूरे देश में प्रचार करके सत्ता में आए प्रधानमंत्री जी, और उसी प्रदेश के जेल में बैठा हुआ आदमी इतना बड़ा काम करता है। इसका मतलब आपका जो वादा था, आपके जो प्रचार थे, सब झूठे थे। आपकी व्यवस्था को एक आदमी चैलेंज कर रहा है। और मैं तो कहता हूं कि आप जिनका नाम ले रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं और जो मारे गए वो भी हमारे भाई। इस देश की व्यवस्था और कुशासन से दोनों लोग ही, और मैं कह रहा हूं कि सारी व्यवस्थाएं मेरे पास रह के, हमारे आपके पास रह के क्या करेगी कि जब मैं आपको खुल के कहता हूं और इस देश की मीडिया, आप बताइए कि जिसने आदरणीय बाबा सिद्दीकी की हत्या की, वो आदमी मीडिया के सामने पुलिस कस्टडी में कह रहा है कि उनके पास अमुक 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 धाराएं लगी थी। किसके इशारे पर कह रहे हैं? क्या पुलिस के बिना सहमति की वो संभव है? पुलिस किसके हाथ में है? किसकी सरकार है वहां? किस पार्टी के नेता थे वो? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो भी एनडीए के घटक दल हैं वो डर के साए में जी रहे हैं और ये बड़ी घटना उसका प्रमाण है। मैं जिस समाज से आता हूं, अहिर कहलाता है, पशुपालक रहा है। बिश्नोई समाज भी आदिवासी समाज है, वो भी प्रकृति के करीब रहने वाले। हम दोनों भाई हो सकते हैं, हमारा करीब का रिश्ता है। आपसे हमसे किसी बात पे असहमति हो सकती है, लेकिन हम दोनों ही इस देश की व्यवस्था, इस कुशासन के मारे हुए लोग। आप पूछिए पिछड़े समाज के कितने प्रोफेसर हैं जिन पे भी जो आरोप लग रहा है या जो जिम्मेदारी ले रहे हैं, उस पूरी व्यवस्था की परिधि में आते हैं क्या? कहां है वो? और जिनकी हत्या हुई उसकी जवाबदेही क्यों नहीं वहां का प्रशासन तय कर पा रहा? किसके दबाव में है? सत्ता तो उन्हीं की, सत्ता तो उन्हीं की है। उप मुख्यमंत्री भी हैं उस पर बैठे हुए, और कोई कार्यकर्ता की हत्या नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये उस पार्टी के टॉप लीडरशिप में से एक आदमी की हत्या है। और ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि इस सरकार में, उन प्रदेशों में जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं, कानून का इकबाल नहीं है, कानून का डर नहीं है, कानून अपना ढंग से काम नहीं कर रहा है। नहीं तो ये व्यक्ति जेल में जो है, और मीडिया वो मदारी है जो सरकार के कही गई बातों को प्रचार करती है। आप देख लीजिए किस तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया जा रहा है। आप कह सकते हैं क्या ये उत्तर प्रदेश में होता, समाजवादी पार्टी की सरकार होती, तो जंगल आज माननीय मुख्यमंत्री का चेहरा फोटो लगा करके दिखाया जाता। किसी के पास है इतनी ताकत कि कह दे कि महाराष्ट्र में जंगल राज है? मुख्यमंत्री की फोटो लगा के दिखा सकता है, प्रधानमंत्री की फोटो लगा के दिखा सकता है। आज की घटना मैं बता रहा हूं, पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है छठ, डाला छठ। प्रधानमंत्री जी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस से सदन के सदस्य हैं लोकसभा के, वहां की घाटों की क्या स्थिति है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज उठाया, किसकी जिम्मेदारी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, वहां शासन नहीं कुशासन है, कानून का राज नहीं है। इस पर तो योगी जी कहते हैं कि मैंने जो माफिया थे मिट्टी में मिला दिए, या जो भी शासन को चैलेंज करते हैं उनको मैंने दुरुस्त कर दिया है। मैं आप योगी जी की बात कर रहे हैं, मैं भी योगी जी की बात कर रहा हूं। आप गृह मंत्रालय डाटा देता है कि किस प्रदेश में कितने अपराध हुए हैं। एक तो आप 12 से 17 का उठा लीजिए जब हमारी पार्टी की सत्ता में थी, और 2 टेन्योर इनका उठा लीजिए, एक बात। दूसरा, योगी जी का फार्म आप चुनाव आयोग का हलफनामा उठा लीजिए 12 से 17 के दौरान जो हुए थे, 17 के पहले वाले। आपको जगह कम पड़ जाएगी धाराएं लिखने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं हैं, और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गंभीर धाराओं में, उनसे आप न्याय की उम्मीद नहीं रख सकते। आप माननीय अखिलेश यादव जी के एक शब्द बता दीजिए जो अनपार्लियामेंट्री हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के आप एक कार्य और एक शब्द बता दीजिए जिसपे आप गर्व कर पाए। मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही होने के नाते, उनके एक एक शब्द पे गर्व किया जा सकता है, उदाहरण लिखे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री का एक शब्द बता दीजिए, एक शब्द बता दीजिए जिसपे गर्व किया जा सकते, चाहे उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कर पाए। मैं कह रहा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, माननीय अखिलेश यादव जी का सिपाही होने के नाते, मेरे नेता के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह दें कि एक अनपार्लियामेंट्री, उनके भाषण से एक अनपार्लियामेंट्री शब्द निकाल दें। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था बनती है, और जो राज्य नामक संस्थान है, इस संस्थान का काम होता है कि राज्य के मानव संसाधन और राज्य के विकास के लिए काम करें। और जब वही संस्थाएं राजनीतिक प्रयोग और दुरुपयोग की जाने लगे, तो उन संस्थाओं पे लगाम लगाना भी उसी सरकार और उसी सत्ता और उसी व्यवस्था का काम होता है। और जब वही व्यवस्था उस व्यवस्थाओं को बनाने की जगह बिगाड़ने लगे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, और ये सत्ता द्वारा किया जा रहा है। आप पूर्वांचल से आते हैं और अक्सर आप देखे होंगे जैसे अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे, तो ये अक्सर वेस्ट से रिलेट करके आते रहे, और वेस्ट में ऐसा पूर्वांचल का मानना है कि डेवलप ज्यादा हो। तो योगी जी के आने से पूर्वांचल की कुछ सड़कें, उनका कहना है कि हमने सड़कों को डेवलप किया, गोरखपुर पूर्वांचल का सबसे बड़ा, तो उस एतबार से आप क्या कहना चाहेंगे? पूर्वांचल का सबसे बड़ा जो हाईवे बनाया समाजवादी पार्टियों का अलाइनमेंट है, लैंड एक्विजिशन है, फंड अलॉटमेंट है, जिसको हम पूर्वांचल एक्सप्रेस कहते हैं, जो लखनऊ से बलिया को जोड़ता है। उसके अलावा एक एग्जाम्पलरी काम दिखा दीजिए जो उस स्तर का बना हो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, एक बात। दूसरा, समाजवादी पार्टी के कामों का उदाहरण दोबारा लोकार्पण जरूर किया गया, उद्घाटन भी कई कार्यक्रमों का किया। दूसरा बात, आप नाम की पट्टी हटा देने से काम आपका नहीं हो जाएगा। माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जनमानस के मन में बैठे हुए हैं, और माननीय अखिलेश यादव वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 200 जन्म लग जाएगा उस नाम को मिटाने में, उस नाम को खराब करने में। ये अलग बात है कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए माननीय अखिलेश यादव के छवि को खराब करने के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के जनमानस के मन से कैसे हटाएंगे माननीय अखिलेश यादव को, श्रद्धेय नेताजी को, समाजवादी पार्टी को, चुनाव चिन्ह साइकिल को कैसे हटाएंगे आप? ये प्रमाण है 2024 का चुनाव और उस चुनाव के जो ऐतिहासिक परिणाम आए कि उत्तर प्रदेश के लोग माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, और 2027 के इंतजार में हैं हम लोग। वही उत्तर प्रदेश के लोग एक एक बूथ पर, एक एक सेक्टर पर, एक एक विधानसभा पर चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार के हिस्सेदार बनेंगे। मेरा इसी ट्रैक पर एक और क्वेश्चन है कि जिस तरह से अभी कश्मीर में इलेक्शन हुए, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, तो हरियाणा में जिस तरह से आप लोगों ने एंट्री की, आपकी एक भी सीट नहीं आई, जम्मू कश्मीर में भी नहीं आई, उस पर क्या वजह हो सकती है? समाजवादी पार्टी हरियाणा में तो चुनाव नहीं लड़ी जी, अप्रोच ये मैं क्लियर कर दूं। पहली बात। दूसरी बात, जम्मू और कश्मीर में हमने पहली बार चुनाव लड़ा है मेरे ध्यान में। इससे पहले अगर श्रद्धेय नेताजी लड़े हों तो उसकी सूचना मुझे नहीं है, मैं उसको क्रॉस चेक करूंगा। एक बात।
ये बात ठीक है कि हम चुनाव लड़े और हमारी सीटें नहीं निकल पाई, लेकिन हमारा संगठन तो खड़ा हुआ, संगठन तो हमने बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, संगठन बन रहा है। यूथ ब्रिगेड के प्रदेश में, चूंकि यूथ मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे, फिर से प्रदेश अध्यक्ष यूथ के बने, मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष बने, संगठन तो खड़ा हुआ, जीतेंगे भी हम। मैं और आगे चलता हूँ। जिस तरह से आज का दौर है, कम्युनिकेशन की दुनिया है, सोशल मीडिया का दौर है, आप देखेंगे कि बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने आईटी सेल्स होते हैं। अगर इंडिया में मेरा जो अपनी नॉलेज और समझ है, बीजेपी का आईटी सेल और आम आदमी पार्टी का आईटी सेल लगभग कंटेम्परेरी चलता है। उस एतबार में, उस लाइन में आप समाजवादी पार्टी कहाँ देखते हैं सोशल मीडिया? समाजवादी पार्टी का मीडिया सेल समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक संदेश डाल दिया किसी भी माध्यम पे, चाहे आप एक्स कह लीजिए, फेसबुक कह लीजिए, या ट्विटर कह लीजिए, या व्हाट्सएप कह लीजिए, विभिन्न माध्यम है, चाहे इंस्टाग्राम कह लीजिए, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको जीत का मंत्र लेकर के बूथ पर जाता है। ये समाजवादी पार्टी का आईटी सेल है। हाँ, ये हो सकता है आप जो कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत संसाधन है, देश की सारी संवैधानिक संस्थाएं उनकी गुलाम बनी पड़ी हैं। मैं सिर्फ आपको चुनाव आयोग की बात नहीं, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, मैं ईडी की बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले आ रहे हैं, क्या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिफाई उसको कर सकते हैं आप? जिस तरीके के फैसले आए, कई सारे फैसले आए, किस तरीके से चीजें की जा रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, सबके सामने, देश के सामने है। और ये एक चीज और है, समाजवादी पार्टी फैजाबाद में क्यों जीती? आप पिछले प्रश्न में आप जब हम बात कर रहे थे, फैजाबाद से ही कहा गया कि देश का संविधान बदला जाएगा, और इस देश के लोगों ने कहा कि ये संविधान इस देश के नागरिकों का है, और इस देश के लोगों ने इस संविधान का अर्जन किया है, इसलिए हम आपको बदलने नहीं देंगे, उसका भी मैंडेट है। और समाजवादी पार्टी आज भी संविधान के लिए लड़ रही है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। समाजवादियों ने संसद को आवारा होने से बचाया है, जिम्मेदारी फिक्स की है, जवाबदेही तय की है। इसीलिए है कि अब दबे जुबान भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी, और जब जातिगत जनगणना होगी तो इस देश के मौजूदा संसाधनों पे, और जो भी संसाधन इस देश के होंगे उस पे जाति की संख्या के अनुरूप उन सभी जातियों में बटेगा। और जब देश का सभी वर्ग विकसित होगा, सभी मुख्य धारा में जुड़ेंगे, तो देश का संपूर्ण विकास होगा। एकांगी विकास करने वाले लोग संपूर्ण विकास नहीं कर सकते। इस पर तो भाजपा जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसका ये टेक है कि सारी चीजें मेरिट बेस्ड हैं और मेरिट पे हो रही हैं, तो उसमें अगर ओबीसी के प्रोफेसर नहीं बन रहे हैं, जज नहीं बन रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या दोष? क्यों, आप बता दीजिए। आप संख्या निकालिए कि पीएचडी जो किए हुए हमारे साथी हैं, ओबीसी समाज के कितने हैं, दलित समाज में अनुसूचित कितने हैं, जाति के हैं, जनजाति के कितने हैं, और जो सीटें आई और सीटों के बाद जो इंटरव्यू हुआ, साक्षात्कार हुआ, साक्षात्कार के बाद जो परिणाम आए, तो चाहे वो पिछड़ों की बात हो, चाहे वो दलितों की बात हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों की बात हो, नॉट सुटेबल फाउंड सिर्फ इन्हीं 3 कॉलम में क्यों आते हैं? क्या इस देश में जिसने सिंबल ऑफ नॉलेज दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब की बात मैं कर रहा हूं, जिस समाज से आए उस समाज का एक भी लड़का बाबा साहब बनने के लायक नहीं है। इसका मतलब ये है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए, भारत की अधिकतर आबादी, अधिकतर मतलब 50 से 35% के बीच की आबादी युवा है, और देश के पास मानव संसाधन है। हम चुनाव जीत सकते हैं, हम चुनाव हार सकते हैं, ये अलग विषय हो सकता है, उसके माध्यम तर्क अलग अलग हो सकते हैं, उसमें तकनीकियां अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन एक बात आप हमको बताइए कि जो देश का मानव संसाधन जाया हो रहा है, खराब हो रहा है, अशिक्षित रह रहा है, कैसे हम उस मानव संसाधन को उपयोग करें? ये सत्ता का काम है। जिनके पास संसाधन है इस देश का, संवैधानिक संस्थाएं, जब वही पेपर लीक कराने लग जाएं, मैं इस संदर्भ में इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार दूसरा टेन्योर है, तब से लेकर और आज तक एक भी ऐसे पेपर नहीं हुए हैं जो लीक ना हुए हों, और ये बाय द वे नहीं हुए, ध्यान रखिएगा, ये करवाए गए और रणनीतिक तरीके से करवाए गए। लेकिन सरकार अमुक जाति, अमुक धर्म का नाम लेकर के उसके पीछे नहीं झुक सकती है, झुकने की कोशिश कर रही है,
लेकिन समाजवादी लोग छुपने नहीं देंगे, जवाबदेही तय करवाएंगे, कार्यवाही करवाएंगे, ये समाजवादियों का आपसे वादा है। जब देश का सबसे बड़ा मानव संसाधन जया हो रहा है और सरकार को इस बात की चिंता नहीं है, ना ही सरकार उस पर जागना चाहती है, कुंभकर्णी नींद सो रही है, तो समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और समाजवादी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, चाहे वो सदन हो चाहे वो सड़क हो। आप यूथ ब्रिगेड के उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, तो आप हमारे देश के यूथ को आखिर में क्या मैसेज देना चाहें? कैमरे की तरफ बोल दें। साथियों, हमारा आप सबके हाथ जोड़ करके निवेदन है, आग्रह है, अपील है, किसी के भी जाति धर्म जैसी चीजों में मत पड़िए। आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, खुद पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, फार्म भरिए, उस लायक बनिए, नौकरी करिए। आपसे मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग हिंदू, जो लोग मुसलमान, जो लोग भारत, जो लोग पाकिस्तान, जो लोग अगड़ा, जो लोग पिछड़ा को लड़ाने का काम करते हैं, उनके बच्चे शिक्षा विदेशों में जाकर के ग्रहण करते हैं, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील बनते हैं, और आपके हमारे बच्चे, आपके हमारे भाई मुलजिम बनते हैं, जेल जाते हैं, उनका भविष्य बर्बाद होता है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, अनुरोध है, आग्रह है कि इन सब चीजों से बचें, शिक्षा पे ध्यान दें। दोस्तों, तो ये थे हमारे मनोज यादव जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी। मैं ऐसे ही अलग अलग मेहमानों को आपके साथ जोड़ता रहता हूं, ताकि हम आपके साथ एक यूनिक नॉलेज शेयर कर सकें। ये आपने पूरी बातें बहुत अच्छे से रखी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।